वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 4 और डे 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आईईडी हमने कंप्लीट करके रख ली है, सारे चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। डाउट है कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट ज़रूर लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाकर हमें अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, इसी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं जैसे कि आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सो आज सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने डे 4 के सेशन 1 में, विच इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट आती है आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की और यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत ही न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा ये चैप्टर है, जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होंगे और थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होगी। सो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप लोग जान लीजिए कि क्लास 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो स्कोप है वो वाइड हो जाता है, जहां पर आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे सारे कंज्यूमर्स, सारे प्रोड्यूसर्स, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एंड इट स्टडी द नेशनल एग्रीगेट्स लाइक द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द नेशनल इनकम। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम कहते हैं द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम लेवल एंड द गवर्नमेंट बजट। और पता है ये सारे ही चैप्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्लास 12 के कोर्स में कंप्लीट करने ही हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक निकल कर आता है विच इज़ नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको लगेगा कि मैम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है अपना इलाका। बिल्कुल सही बात है, आपकी अपना इलाका। लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ हमारे वो एरिया, वो इलाका ही नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हमारा राइट है, जिस पर हमारी ऑनरशिप है, जिस पर हमारा कंट्रोल है। विच मीन्स कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको एडमिनिस्टर हमारे इंडियन गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखो वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे यहाँ की शिप जब किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी में एंटर करती है तो क्या वो उनकी हो जाती है? जी नहीं, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ट्रेड के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस शिप को एडमिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लाइकवाइज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो जब हमारा एरोप्लेन हमारे यहाँ पर है तो वो हमारा है, तो लेकिन जब वो दूसरे टेरिटरी में एंटर कर जाएगा तो क्या वो उनका हो जाएगा वो एयरक्राफ्ट? जी नहीं, वो भी हमारा रहेगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सिर्फ एरिया वाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर तो वो चीज़ हमारी ही रहेगी। चलिए देखिए जरा डेफिनेशन। इट इज़ अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती हो, विद इन विच द पर्सन, गुड्स एंड द कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जहां पर चाहे पर्सन हो, गुड्स हो, कैपिटल हो, फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं फटाफट से देखते हैं। तो हमारे सारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जिसके अंदर हमारा टेरिटोरियल वाटर आता है, हमारा एयर स्पेस भी है, एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, मिलिट्री बेसिस है, ये सारी चीजें हमारी हैं। और शिप्स एयरक्राफ्ट विच इज ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। द फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड द नेचुरल गैस रिग्स, जो सिर्फ किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ट्रेड पर्पस के लिए या कोई भी और पर्पस हो सकता है, बट वो वापस लौट के हमारे यहाँ पर ही आ रहे हैं, तो वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, हम लोग यहाँ मेन चीजें कवर अप करते हुए चलेंगे। सो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट जिसे हम कहते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी कंट्री का रेजिडेंट कहलाना है खुद को, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। लॉ की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, तो वो तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री के प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज और मोर अगर आपने रिसाइड कर लिया तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे विद 1 और 3 मोर कंडीशंस।
इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं तो यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री के आप रेजिडेंट तब कहलाएंगे जब आप उस कंट्री में रहते रहते आपको 1 साल हो गया हो और वहाँ पर आपने अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी आपका उसी कंट्री में लाई करता है। अब सपोज करो कि कोई बच्चा अगर कोई पढ़ाई करने के लिए 2 साल के लिए किसी दूसरी कंट्री में चला गया तो क्या वो वहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं, वो किसके लिए गया है? एजुकेशन पर्पस के लिए अब्रॉड गया है, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, या कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर रेजिडेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि सिर्फ यहाँ पर हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपको रहते रहते 1 साल हो गया है, हम यहाँ पे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ भी वहीं पे स्टार्ट कर दी हैं, एंड बेसिक एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या कह रहे हैं? द अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, अगर ये सब चीज़ें भी आपने उसी कंट्री में स्टार्ट कर दी है तो दैट मीन्स आप उस कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट। ये कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली पढ़नी है, तो ये चीज़ें हम लोग वहीं जाकर समझेंगे। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएगी कि NFIA क्या होता है, किस तरीके से NDPFC ये सब चीज़ें निकाली जाती है। बट हाँ, 1-2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँगी। जैसे कि यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम यहाँ पर NFIA कहेंगे बार बार। बच्चे फैक्टर इनकम सबसे पहले समझो कि क्या होती है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि जो पैसा हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न किया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न किया मतलब कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर एंजॉय करता है प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ने एंजॉय करी फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम हम अपनी कंट्री में भी अर्न करते हैं, प्लस यही फैक्टर इनकम हम बाहर की कंट्री से भी अर्न कर सकते हैं। एज वेल एज हो सकता है कि यही फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स हमें बाहर की कंट्री को पे भी करनी पड़े। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की, तो इसका मतलब होता है कि वो पैसा जो हम अपनी कंट्री में कमा रहे हैं माइनस वो पैसा जो इसी फैक्टर इनकम की फॉर्म में हमें दूसरी कंट्री को भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी का डिफरेंस कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसका पहला कंपोनेंट है नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि आप किस फॉर्म में पैसा दे रहे हो, कि आप अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन देते हो सैलरी और वेजेस की फॉर्म में। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है या शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी कि प्रॉफिट अर्न करते हो, रेंट है आपके पास, इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। तीसरा नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, उसके अलावा हो सकता है आपकी कुछ रिटेन अर्निंग भी हो। तो यहाँ सब जगह नेट वर्ड लिखा है, नेट का मतलब हो गया फ्रॉम माइनस टू, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस दिख रहा है बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। पढ़ते हुए चलते हैं। डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमने अपनी खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। बट नेशनल इनकम का मतलब है कि जो पैसा 1 साल के अंदर अंदर आपने यहीं पर अर्न किया है, एज वेल एज आप इसमें वो भी चीज़ ऐड करोगे जो आपने बाहर से अर्न करी है, यानी कि जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर देते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल है, यानी कि जिसको आपने इसलिए खरीदा है क्योंकि आप उसे बेचना चाहते हो। चलो एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। आप अपने घर पर एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आए। अब आप जो अपने घर पे रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आए हो, क्या आपने वो रेफ्रिजरेटर इसलिए खरीदा है क्योंकि आपको उसे मार्केट में बेचना है? नहीं, आप खुद अपने घर में रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आए, उसके अंदर आपने अपना सामान रखना शुरू किया, ठंडा ठंडा, गर्मी आ चुकी है, ठंडा ठंडा पानी रखा आपने उसके अंदर, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपने ना तो उसके अंदर कोई चेंजेस करे हैं, ना ही आप उसको मार्केट में बेचने वाले हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो एज अ फाइनल प्रोडक्ट, आपको उसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई। बट यही रेफ्रिजरेटर या वो होते हैं ना, वो जो आइस वाले होते हैं जिसके अंदर आइसक्रीम्स रखी जाती हैं, यही सारी चीज़ एक कोई सपोज करो कोई बेकरी वाला है, वो इस तरीके का कोई रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आया है, तो वहाँ पर वो उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है, उसको फर्दर उसको इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी एक प्रोडक्ट जब हम खरीद के लेकर आ रहे हैं, कोई भी गुड जब हम परचेज करके लेकर आ रहे हैं, तो उसका यूसेज क्या है। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड का बीच का डिफरेंस ही उसका यूसेज है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स और दूंगी इसके।
गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट विद द पर्पज ऑफ रीसेलिंग और विद द पर्पज ऑफ यूजिंग देम कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। आप जिस भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, एक यूनिट किसी दूसरी यूनिट से उसको परचेज करती है, किस लिए? या तो रीसेल करने के लिए, या वो उसे खुद पूरे साल इस्तेमाल कर रही है, वो इंटरमीडिएट गुड है। बट द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर द कंजप्शन, लेकिन जिस गुड्स को आप कंजप्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसे आप कहेंगे क्या? फाइनल प्रोडक्ट। सो एक्सपेंडिचर ऑन देम इज नोन एज द फाइनल एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए जरा एक डिफरेंस से, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड कौन से हैं? जो या तो कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सी और आई, ठीक है। बट वहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे विच आर परचेज फॉर द रीसेल पर्पस, जिसको आप इधर फॉर द रीसेल आपने यूज किया है और फॉर द कंप्लीटली यूज्ड अप, या उसको आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे उसी साल के अंदर, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो फाइनल गुड है वो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहे हैं, बट इंटरमीडिएट गुड कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होते हैं। जब आप नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक ब्रेड पकौड़े बेचता है कोई पर्सन, कोई हलवाई, तो यहाँ पर जब वो ऐड ऑन कर रहा होगा इनकम या नेशनल इनकम की काउंटिंग हो रही होगी, तो जब आपने एक बार ब्रेड खरीदी आप तो उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपने उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो, फिर जो ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो आप उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आप तो बार बार काउंटिंग कर रहे हो ना सेम चीज़ की, तो ये तो डबल काउंटिंग को राइज करेगा। सो इट्स बेटर कि जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है एज अ फाइनल गुड आप सिर्फ उसी को ऐड ऑन करो, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्क परचेज कर रहे हैं कोई कंज्यूमर अपने लिए, ठीक है, या मशीन परचेज कर रहे हैं कोई फर्म अपने इस्तेमाल के लिए, तो उसके लिए फाइनल गुड है। जैसे कि मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया, दो अलग अलग पार्टीज ने रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किया है, तो एक के लिए इंटरमीडिएट और एक के लिए फाइनल गुड है क्या? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है ये कि अगर कोई दुकानदार खरीद रहा है कोई सामान तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। नहीं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस फर्म्स है, वो भी फाइनल गुड खरीदती है। जैसे कि वो रेफ्रिजरेटर ही था, एक ने खरीदा कंजप्शन के लिए, एक ने खरीदा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब जैसे कि हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा था अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, हमने कह दिया हमारा फाइनल गुड है, कंजप्शन कर रहे हैं। जो दुकानदार था उसने जब रेफ्रिजरेटर खरीदा तो वो भी तो उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको बेच थोड़ी रहा है वो आगे, तो वो उसने इन्वेस्टमेंट करी अपने बिजनेस के लिए। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जहां भी आएगा, चाहे आप प्रोड्यूसर हो चाहे आप कंज्यूमर हो, वो फाइनल गुड ही होगा। सिर्फ इंटरमीडिएट गुड वो कब होगा? जब आप उसको रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो या आप उसका इस्तेमाल खत्म कर दोगे उसी साल के अंदर, तब वो सिर्फ इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कोल इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप प्रोडक्शन के लिए, या मिल्क परचेज किया जा रहा है फ्रॉम अ डेयरी शॉप फॉर द रीसेल पर्पस, तो यहाँ पर आप इसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। एक डिफरेंस आता है हमारा कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। तो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कंजप्शन गुड्स वो फाइनल गुड्स हैं जो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट वहीं पे कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स हैं जो हम यूज करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग दम सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इनको क्लासिफाई किया जाता है ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल के टर्म्स में। जो लंबे समय तक चले वो ड्यूरेबल है, जो कम समय तक चल पाए वो नॉन ड्यूरेबल है। यहाँ पर ये यूजुअली ड्यूरेबल ही होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और मशीन्स वगैरह, ये सब ड्यूरेबल होते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक कंज्यूमर ने कार खरीदी या किसी फर्म ने कार खरीदी, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर ने कार खरीदी या किसी ट्रैवल एजेंसी ने कार खरीदी, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमारा अराइज होता है, द सेम गुड कैन बी कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स डिपेंडिंग अपॉन देम, कि एक सेम गुड कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड भी हो सकता है, ये उसके अल्टीमेट यूज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कह रहे हो कि कार परचेज की गई है बाय अ हाउस होल्ड, वो कंजप्शन गुड है क्योंकि वो उसने खरीदी है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि अपने लिए खरीदी है। बट वहीं पे आप कह रहे हो कि कार परचेज की गई है टैक्सी ड्राइवर के थ्रू, तो वो कैपिटल गुड हो गया। देखो एसेट सेम है बट उसके यूसेज की वजह से उनका नेचर चेंज हो गया कि एक जगह वो कंजप्शन हो तो दूसरी जगह वो कैपिटल गुड है, ठीक है। All the capital goods are producer goods, but all the producer goods are not the capital goods. तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए जरा, all the capital goods are producer goods। क्या सारे capital goods further production में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि वो producer goods है?
बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट द कैपिटल गुड्स, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्या कंफ्यूजन है ये, चलो देखो जरा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, coal, wood, which are completely used up in the production process are known as intermediate good। अभी हम पीछे से पढ़ के आए हैं कि intermediate goods क्या होते हैं, जो completely used up हो जाते हैं या रीसेल होते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं ऐसे गुड्स की जो completely used up हो गए, सिंगल यूज वाले हैं, जैसे कि कोल, वुड एक्सेट्रा, आप उनको इंटरमीडिएट गुड कह रहे हो। वेयर एज द ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक आप जिनको इस्तेमाल कर पा रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी, वो आपके कैपिटल गुड्स है। A commodity can be the intermediate as well as final depending upon the nature of use। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कोई भी कमोडिटी इंटरमीडिएट या फाइनल कब होती है, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। और अगर आप उसको यूज कर रहे हो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप उसे फाइनल कह रहे हो, बट अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो यूज्ड अप या फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो आप उसे इंटरमीडिएट कह रहे हो। तो यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हो कि अगर आप किसी चीज को रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हो, रिपीटेडली फॉर द सेवरल ईयर्स, तो वो कैपिटल गुड है, ठीक है। बट अगर आप किसी चीज को सिंगल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और कैपिटल गुड किसका पार्ट होते हैं, फाइनल गुड का। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ डिफरेंसेस है हमारे जो फटाफट हम पढ़ते हुए चलेंगे। स्टॉक और फ्लो क्या होता है पता होना चाहिए आपको। स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, वहीं पे फ्लो वो वेरिएबल है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी पॉकेट में फिलहाल अभी कितने पैसे हैं, अभी आप बैठे हैं, देखिए फटाफट से आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये है स्टॉक। बट वहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मंथली पॉकेट मनी क्या है, मंथली, एक पीरियड दिया मैंने आपको, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, मैंने आपको एक पीरियड दिया यहाँ पर, तो दिस इज नोन एज योर फ्लो, ठीक है। तो जिन भी वेरिएबल्स को आप पीरियड के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, यानी कि कुछ टाइम दिया आपने, चाहे वो मंथली हो, ईयरली हो, ठीक है, क्वार्टरली हो, तो वो आप फ्लो कहलाएगा, वो वेरिएबल फ्लो कहलाएगा। बट वहीं पे जब आप कोई टाइम डायमेंशन नहीं देते हो, आप कह रहे हो अभी भाई आज जो भी डेट, अगर मैंने बोल दिया आपसे कि आज हमारे पास सपोज करो जैसे 31 मार्च को हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं, तो 31 मार्च अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो ये आपके लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन नहीं होता है, वहाँ टाइम डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल, मनी सप्लाई, इन्वेंट्री, नेशनल वेल्थ, वहाँ पे नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज, राइट। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हम अर्न करते हैं। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जहां पर हमने भाई कुछ नहीं किया, यूनिलेटरल है, कुछ नहीं किया आपने, आपको मिल रहा है वो पैसा, मुफ्त का पैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, जहां पर आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और उधर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, टैक्सेस पेड बाय द हाउसहोल्ड्स एंड एंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास अब आता है इंपॉर्टेंट, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इनकम है वो किस तरीके से फ्लो हो रही है, किस 3 फेजेस के अंदर वो जनरेट होती है, 3 फेजेस के अंदर वो मूव होती है, और किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी पेमेंट हमारी इनकम्स के बराबर आ जाती हैं। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करता है हमारे ये टॉपिक। सो देखिए ज़रा, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, कि हमने इनकम जनरेट करी कहाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद उसको बांटा, इनकम जनरेट करी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, फिर उसको बांटा, किस में बांटा, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांटा, एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म। तो यहाँ पर उसके बाद उसका सर्कुलेशन होता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक तरफ देखो, ये 2 सेक्टर मॉडल है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब है कि हमारे पास वैसे 4 सेक्टर होते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हमारा कोर्स सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को ही आपको कहता है पढ़ने के लिए, तो हम वही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो हमारे पास 2 सेक्टर कौन से हैं, फर्म और हाउस होल्ड, यानी कि हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और हमारा कंज्यूमर सेक्टर। तो एक तरफ तो है हमारी सारी बिजनेस फर्म्स और दूसरी तरफ है हम लोग, यानी कि हाउस होल्ड्स, यानी कि कंज्यूमर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग हाउस होल्ड से लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योर आप लोग कह देते हैं, ठीक है।
अब क्योंकि आप लोगों ने इनसे काम कराया तो बदले में इनको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बदले में देते हैं फैक्टर पेमेंट। देखो क्या किया आपने, सबसे पहले आपने ली है फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज ली, बदले में आपने क्या दिया इनको, फैक्टर पेमेंट। तो देखो सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ हाउस होल्ड से फर्म की तरफ और फिर फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ, राइट। अब क्या हुआ, इस सब काम को करने की वजह से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अब उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को फर्म ने हाउस होल्ड्स को बेचा। यहाँ पे क्या बेचे गए, गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स, फर्म की तरफ से हाउस होल्ड्स को। अब अगर उनको गुड्स और सर्विसेज मिले तो बदले में उन्हें भी पैसा देना पड़ेगा, तो बदले में हाउस होल्ड्स ने क्या किया, बदले में हाउस होल्ड्स ने फर्म को पेमेंट करी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। ठीक है, समझ आए आप, थोड़ा सा बहुत सिंपल सा बताती हूं मैं। एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ है हाउस होल्ड। सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने दी क्या, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब इन फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म्स ने बनाए गुड्स और सर्विसेज, जो दिए उन्होंने हाउस होल्ड्स को। क्या दिए फर्म्स ने, गुड्स और सर्विसेज। चलो यहाँ पे अभी हमने पैसों की बात नहीं करी, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करी कि फर्म ने हाउस होल्ड्स को दिए क्या, गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने बदले में क्या दी थी, फैक्टर सर्विसेज। अब क्या हुआ, दूसरा देखते हैं। अब जब ये फैक्टर सर्विसेज मिली तो फर्म को करनी पड़ी क्या, फैक्टर पेमेंट्स। पैसों की बात आ गई, यहाँ फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ी। और बदले में अब जब इनके पास पैसा आया तो इस पैसे का इस्तेमाल करके, क्योंकि इनके पास गुड्स और सर्विसेज आए थे, तो इन्होंने इसको खरीदने पे किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने इस डायग्राम को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ये हमारे दो फ्लो हैं। अब ये कौन से फ्लो हैं, ये जो पहले वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जिसमें मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। बट वहीं पे ये जो आपको दूसरा फ्लो दिखाई दिया जिसमें हम मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ अगर आप देख रहे हो तो मनी ही मनी है, पैसा ही पैसा है, तो इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो ये दो फ्लो आते हैं हमारे। अब फ्लो आपको पता है कि क्या होता है, तो वो दो फ्लो कौन कौन से हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो शो करता है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। बट वहीं पे मनी फ्लो दिखाता है द मूवमेंट ऑफ मनी, द सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स एंड द हाउस होल्ड्स टू फर्म, इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको दो टॉपिक एक्सप्लेन कर दी हैं, अलग से इसका डिफरेंस भी आ सकता है और ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब इसकी डिटेलिंग पे जाते हैं जरा। किस प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स की वो इक्वल होती हैं, और जो भी रियल फ्लो है, एक डायरेक्शन रियल फ्लो का है तो दूसरा डायरेक्शन कहीं ना कहीं मनी फ्लो का हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों ही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। अब सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है, द टू सेक्टर मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड्स आर द ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो ऑनर है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड द फर्म्स इन रिटर्न मेक्स द फैक्टर पेमेंट, जिसके बदले में फर्म्स क्या करती है, फैक्टर पेमेंट देती हैं। हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे खर्च कर देती है जो उनको फर्म की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट रिसीव हुई है। तो अब यहाँ पर दो तरीके के फ्लोज हमें देखने को मिलते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो जिसको आप फिजिकल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो ये भी कहते हो, जहाँ पर आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। बट मनी फ्लो क्या है, जिसको आप इनकम फ्लो, नॉमिनल फ्लो भी कहते हो, जहाँ पर मनी सर्कुलेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का वो टोटल कंजप्शन के बराबर आएगा, फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर है, टोटल कंजप्शन टोटल इनकम के बराबर है, यानी कि रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अब लीकेजेस की और इंजेक्शंस की। तो लीकेजेस का मतलब है कि जब भी आप अपना मनी विड्रॉ करोगे सर्कुलर फ्लो में से, तो विड्रॉ हम करते हैं सेविंग्स की फॉर्म में, टैक्सेस की फॉर्म में हम विड्रॉ करते हैं, या इंपोर्ट्स की फॉर्म में। बट इंजेक्शन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप पुट कर रहे हो मनी को सर्कुलर फ्लो के अंदर, आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो इनकम का। तो ये किस फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, एक्सपोर्ट की फॉर्म में और इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, राइट। अब यही सर्कुलर फ्लो आपको 3 फेजेस शो करता है, जिसमें पहला फेज आपको दिख रहा होगा प्रोडक्शन फेज, जिसे जनरेशन फेज कहते हैं, यहीं से आप इनकम को कमाना शुरू करते हैं। उसके बाद जब आप इनकम को कमाएंगे तो उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, और उसके बाद उसी फैक्टर पेमेंट्स की हेल्प से हम डिस्पोजिशन करते हैं उस इनकम का, यानी कि एक्सपेंडिचर फेज आता है, खर्चा किया जाता है, उसी खर्चे से दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो में चलता है, सर्कल की शेप में चल रहा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है।
इसके डिटेल देख लीजिए। प्रोडक्शन फेज, इसको हम इनकम जनरेशन फेज भी कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में आप इनकम को जनरेट करना शुरू करते हैं। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, जहाँ पर वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक्सपेंडिचर फेज, जहाँ पर जो भी इनकम रिसीव हुई होगी वो खर्च की जाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट्स। वैसे तो यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, बट उसके पहले थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं थियोरेटिकली भी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और भी इसके 1-2 नाम है, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड या जिसे हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, ये किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है? It is the method of calculating the national income which takes into the account the actual contribution by each producing unit, यानी कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू एडेड, यहाँ पर क्या मतलब है वैल्यू एडेड का, कि जितना भी आपने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया उसमें से जितना भी आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो वैल्यू एडेड कहलाता है। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, बाकी न्यूमेरिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब वैल्यू एडेड मैथड हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जनरली जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का मतलब है किसी भी चीज़ की वैल्यू को 2 बार इस्तेमाल करना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू एडेड मैथड का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर ये हमारी कुछ स्टेजेस है प्रोडक्शन की, कि जहाँ पर एक फार्मर है, उसने आटा बेचा, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 है। अभी फिलहाल कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, तो वैल्यू एडेड भी हमारा 400 आया, क्योंकि अभी आप रॉ फॉर्म में आपकी चीज़। उसके बाद उसने उसी चीज़ को मिलर, यानी कि ये गेहूं था हमारे पास, गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया गया है। अब गेहूं को आटे में कन्वर्ट हुआ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 आया, जबकि आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन 400 का था। भाई दोबारा से सुनो, फार्मर ने गेहूं बेचा, ठीक है, गेहूं बेचा, गेहूं अभी रॉ फॉर्म में है, वही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वही आपकी वैल्यू एडेड है। उसके बाद जब उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया गया तो उसकी वैल्यू 600 हो गई। 600 हो गई, इसका मतलब रॉ फॉर्म में तो वो 400 का था, तो कितना वैल्यू एडिशन किया होगा आपने? 200 का। अब वही आपने क्या किया, आटा किसी बेकर को दिया जिसने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया। अब जब ब्रेड में कन्वर्ट हुआ तो अब वो 800 का हो गया। अब 800 का हो गया, अब उसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू क्या थी? 600 थी, तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200 का फिर से हो गया। चलो जी ठीक है। अब बेकर ने ब्रेड को किसी दुकानदार को बेचा, किसी शॉपकीपर को बेचा 900 पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि अब कितना वैल्यू एडेड था पीछे? 800, मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना वैल्यू एडेड हो गया? यहाँ पे भी 100 वैल्यू एडेड हो गया। तो अगर मैं टोटल देखूँ तो उसी चीज़ के लिए 2700, टोटल 2700 आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट बताई मुझे, जिसमें जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू थी वो 1800 थी, और वैल्यू एडिशन सिर्फ 900 का किया आपने, ठीक है। आप कैसे निकाल पा रहे हैं? डिफरेंस करके निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि ये जो 2700 है, ये आपने क्या किया? अगर आप टोटल करें अपने यहाँ पर जितना भी आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट था, कितना था? 400, 600, 800, 900। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। क्या ये आपने एक्चुअल वैल्यू ये जनरेट करी है? नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। द एक्चुअल वैल्यू इज दिस। जितना वैल्यू एडिशन करते जा रहे हो हर स्टेज पे, बेसिकली वो आपका वही आपका फाइनल गुड की वैल्यू है, वही आपका फाइनल गुड जिसको आपको नेशनल इनकम में डालना है। अगर आप बार बार करेंगे तो उससे तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हैं ना। क्या इस 600 में वो पहले वाले 400 इंक्लूडेड नहीं है? क्या इस 800 में ये 600 इंक्लूड नहीं है? क्या इस 1800 में 800 इंक्लूड नहीं है? सब जगह है ना। तो इसका मतलब ये तो डबल काउंटिंग हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक आपको पढ़ के जाना है यहाँ से, द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? सबसे पहली बात तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो सेल्फ कंजप्शन की चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना है। अगर कई बार हम कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद का प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि लैंड, अगर हम लैंड खुद की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर पे किया जाने वाला रेंट भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। सो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके की सर्विसेज भी अगर आप जनरेट कर रहे हैं, पर दोबारा देखते हैं इसको, imputed value of free service produced by the government and private non-profit institution serving the household must be taken into the account. If it is not done, it will lead to underestimation of total output consequently of the national income. तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई भी सर्विस हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर भी या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा।
बट अगर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज यूज करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं ऐड ऑन करते, जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विस हो गई। उसके अलावा आउटपुट ऑफ ओनली द न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स, दैट इज गुड्स प्रोड्यूस इन द करंट ईयर शुड बी इंक्लूडेड, मतलब करंट ईयर प्रोडक्शन हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए सेल और परचेज अगर है किसी भी सेकंड हैंड गुड्स का या प्रॉपर्टी का तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट उसके ऊपर पे की जाने वाली अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन है उसको हम इंक्लूड करेंगे। ये पता होना चाहिए आपको ये क्या इंक्लूड होना है, क्या इंक्लूड नहीं होना है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो गया है इनकम मेथड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम इनकम की साइड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमारे ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेते हैं यहाँ पर, वेजेस, सैलरीज, या चाहे वो कैश में है या काइंड में है, या एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन जा रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो वो सब। रेंट एंड रॉयल्टी, जैसे हम ऑपरेटिंग, ये तीनों मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर उसके बाद आता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और उससे भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी मिक्स इनकम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके प्रिकॉशंस क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कोई गिफ्ट, डोनेशन वगैरह ये सब इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ भी सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो है वो नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन कोई ब्रोकरेज या कमीशन होगी तो इंक्लूड होगा। फाइनेंशियल एसेट्स से अगर आपको कोई इनकम आ रही है, लाइक शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इससे कोई इनकम आ रही है वो भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो जस्ट पेपर वर्क है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है। कोई भी आप इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस अगर यहाँ पर यूज करते हो तो उसको यहाँ पर भी आप इंक्लूड करेंगे। देन कोई भी विंडफॉल गेन्स है, जैसे कि लॉटरी से पैसा जीता है या फिर आप ये हॉर्स रेस वगैरह है, तो इससे कोई पैसा अगर आपके पास आता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मैथड आया अब हमारा, तो यहाँ पर हम खर्चों की साइड से देखेंगे अपने नेशनल इनकम को। तो इसके हमारे पास एग्रीगेट है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, यानी कि हम हाउस होल्ड्स के खर्चे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है गुड्स के ऊपर ताकि हम उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स पे इस्तेमाल कर सकें, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो इसके अंदर काउंट होती है। एज वेल एज यहाँ पर हम देखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा, और करंट फ्लो ही आप यूज़ करोगे एक्सपेंडिचर का भी, यानी कि यहाँ पर भी सेकेंड हैंड गुड्स पे अगर आपने कोई खर्चा किया है इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर आपने फाइनेंशियल एसेट्स पे खर्चा किया है इंक्लूड नहीं करोगे। बट हाँ, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो अपने ऑन अकाउंट आउटपुट, यानी कि सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो इंक्लूड होगा। उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि आपके डोनेशन, स्कॉलरशिप वगैरह, ये सब यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। डिफरेंस देख लीजिए अब एक नॉमिनल नेशनल इनकम और नियर नेशनल इनकम के बीच में। हाँ जी, तो डिफरेंस है हमारे पास नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। देखो, नॉमिनल नेशनल इनकम वो होती है जो करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, यानी कि हर साल जो प्राइस चल रहा है, जब भी आप जिस भी साल की नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे आप उसी साल की प्राइसेस को ले रहे हो। बट रियल नेशनल इनकम का मतलब है कि जहां पर हम किसी साल की प्राइस को बेस प्राइस मान लेते हैं, यानी कि प्राइसेस को कांस्टेंट मान लिया जाता है और उसके बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट राइज होता है कि यहाँ पे नेशनल इनकम का बढ़ना घटना दो फैक्टर पे बेस्ड है, या तो आपका आउटपुट चेंज होगा या आपकी प्राइस। बट यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी घटेगी तब जब आपके आउटपुट में चेंज होगा। तो अगर किसी साल की हमें रियल नेशनल इनकम बढ़ती नजर आ रही है तो हम तुरंत कह सकते हैं कि आउटपुट बढ़ा है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ नॉमिनल नेशनल इनकम की तो वो तभी बढ़ी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर नेशनल इनकम आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आउटपुट बढ़ाओ या प्राइस बढ़ाओ। अब आउटपुट का बढ़ना तो पॉजिटिव चीज़ है, प्राइस का बढ़ना पॉजिटिव चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद ही ये चीज़ समझ आ रही होगी कि बेटर क्या है, रियल नेशनल इनकम, ठीक है। So it is affected by both price and output, but it is only affected by the quantity, and it is not the good measure of economic growth, but it is a true indicator of economic growth. और बिल्कुल ऐसा ही आपका नेक्स्ट डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है, सेम है बिल्कुल, कि यहाँ पर आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हो सभी फाइनल गुड्स की विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट करंट ईयर प्राइस। बट वहीं पे वो काम किस पे किया जाता है, कॉन्स्टेंट प्राइस पे। यहाँ पर फिजिकल आउटपुट प्राइस दोनों चेंज होती है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल आउटपुट चेंज होता है, गुड इंडिकेटर नहीं है ग्रोथ का, ये गुड इंडिकेटर है। ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। प्राइस इंडेक्स आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है, अभी हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी। नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो आपको खुद ही पता है, देखो इधर से उधर करना है, बस मैथ्स वाला काम है। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि जैसे हम नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम या जीडीपी की बात कर रहे हैं,
तो जब हमें दोनों के बीच के प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करना है तो हम जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, टू कन्वर्ट द रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल और टू कन्वर्ट द नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल, वी कैन यूज द जीडीपी डिफ्लेटर. ओके, सो जीडीपी डिफ्लेटर measures the average level of prices of all the goods and services that make up the GDP, and it is used to eliminate the effect of price changes and determine the real change in physical output. Right? फॉर्मूला आपके सामने है, वही सेम चीज़ ही है, बस इधर उधर हो गया है. यहाँ पर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि ये कौन कौन सा है, रियल कौन सा है इसमें से, नॉमिनल कौन सा है. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, 100%. ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर. एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या हम किसी कंट्री की अगर जीडीपी कैलकुलेट कर लें, उसको देख लें, और उसको देखने से क्या हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों का वेलफेयर हो रहा है? क्या जीडीपी अकेला एक ऐसा इंडिकेटर है जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक वेलफेयर को डिफाइन करता है? सो द आंसर इज नो. जी नहीं, सिर्फ जीडीपी से ही हम ये नहीं कह सकते कि आप कंट्री के वेलफेयर के बारे में जान सकते हो. क्यों? अब इसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे सामने है कुछ लिमिटेशन ऑफ जीडीपी जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, इट डजंट इंक्लूड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. रियल जीडीपी सिर्फ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करता है, ये बिल्कुल ये बात नहीं बता रहा कि आपका पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है या आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, ये उसको डिफाइन नहीं करता. अगर आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से कम है तो वो कहाँ से जस्टिफाइड है वेलफेयर के लिए? तो ये जस्टिफाइड नहीं है. इट डजंट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. आपका जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? आप देख रहे हो कि सिर्फ रिचर क्लास को ही फेवर कर रहा है अगर आपका जीडीपी, यानी कि जो जीडीपी के अंदर जो पैसा आया है वो ज़्यादातर रिचर क्लास से आया है. तो फिर ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है कंट्री के अंदर? तीसरा, इट डजंट इंक्लूड द नॉन इकोनॉमिक और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है हमारी कंट्री के अंदर जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है, आप इसको इंक्लूड नहीं करते हो, तो ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि जीडीपी जो है वेलफेयर को डिस्क्राइब नहीं करता. उसके बाद इट डजंट इंक्लूड द एक्सटर्नलिटीज़. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है. पहली बात तो एक्सटर्नलिटीज़ हार्म्स भी हैं और बेनिफिट भी है. डिफाइन करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. सो इट रेफर्स टू द हार्म्स एंड बेनिफिट्स अकम्पनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर विच नो पेमेंट इज मेड और रिसीव्ड. जिसके लिए ना तो पैसा दिया जा रहा है ना पैसा लिया जा रहा है, और इसको आप जीडीपी के एस्टिमेशन से एक्सक्लूड करते हो. दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव की बात करूँ तो जैसे कि पब्लिक पार्क्स बनाए गवर्नमेंट ने, बहुत प्लेजर मिल रहा है. किसी ने अपने घर के पीछे इस तरीके से एक पार्क बना दिया है, उसको आप जा रहे हो, फ्री में जा रहे हो और अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है. बट कहाँ इंक्लूड हो रही है? कहीं इंक्लूड नहीं हो रही है. बट वहीं पे अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करूँ तो आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, उससे बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ रही है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है. बट उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, तो वो हार्म भी तो कर रहा है हमें. कहाँ इंक्लूड हो रहा है? कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा है. तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है जिसको आप कंसिडर नहीं करते हो. इट डजंट कंसिडर द चेंज इन प्राइस. अगर आपकी जो जीडीपी बढ़ रही है प्राइस की वजह से, तो इकोनॉमिक वेलफेयर थोड़ी है, वो तो इन्फ्लेशन है. कॉम्पोजिशन कैसा है आपका जीडीपी का? आपकी जीडीपी बढ़ती हुई इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उसके अंदर क्लोथ है, फूड आर्टिकल्स है, बट इसलिए बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि उसके अंदर वेपन्स आइटम है. आप अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, डिफेंस की तरफ से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर. हमें थोड़ी हाथों में बंदूक लेके घूमना है, हमें तो अपने घरों में खाना चाहिए. तो आपकी जीडीपी में क्या है, आप उसको कैसे एस्टिमेट करें, उस पर भी तो डिपेंड करता है. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि जीडीपी एक सिंगल इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का. ठीक है, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में वो नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे कि जीडीपी सारे फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करता है. अब आप कह रहे हो कि आपने लिकर या सिगरेट्स, इन सब चीज़ों के लिए आपने जीडीपी को कैलकुलेट करके छोड़ दिया. आ रहा है, आपको पता है हमारे देश में बहुत सारा पैसा आता है इन सभी चीज़ों से, बट कहाँ है वेलफेयर इसके अंदर भी? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं कि सिर्फ जीडीपी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर को डिस्क्राइब नहीं करता. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. सो खत्म हुआ इतना बड़ा नेशनल इनकम वाला यूनिट जिसके लिए बच्चे पूरे साल परेशान रहते हैं. हमने सिर्फ कुछ ही मिनटों में इसको कंप्लीट कर दिया. सो आई होप कि आपको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ आया होगा. जितने टॉपिक मैंने आज यहाँ पे कवर अप करे हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. उन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे. बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेक्ट मत करिए इकोनॉमिक्स के अंदर कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा. आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है. अब उसका क्वेश्चन वहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा ये आपको समझना होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस पढ़ाए, क्या ऐड होता है क्या ऐड नहीं होता है.
इसी का क्वेश्चन वो अलग से बनाएंगे कि गिव रीज़न कि ये फॉलोइंग आइटम्स नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूड होती है नहीं होती है, तो फिर आपको यहाँ के बेसिस पर उस चीज़ को आपको वहाँ पे आंसर करना होगा। तो उसके लिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर को समझ लिया है, बुक उठाइए अपनी, जो पीछे के बैक एक्सरसाइजेस को देखिए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। थोड़ी सी मेहनत तो अब आपको भी करनी होगी। सो डे 4 का सेशन 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब मिलेंगे आपसे डे 4 के सेशन नंबर 2 विद द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग।